का निष्कर्ष है, वर्तमान की प्रगति है और भविष्य की आशा है। तो जब हम कोई नया काम करते हैं, किसी नए जगह जाते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी नए स्थान पे जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से संबंध रखना चाहते हैं, किसी नए परिवार से रिश्ता रखना चाहते हैं, तो हमें उस जगह, उस व्यक्ति के इतिहास को जानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना जाने हम वहां नहीं जाना चाहते, हम उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहते। तो हमारे विकास के लिए इतिहास बहुत मायने रखता है। बहुत से लोगों ने कहा इतिहास बकवास है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इतिहास का अपना एक बहुत महत्व है। ये प्राचीन भारत, इतिहास तीन तरह के होते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें आपको बताना है कि प्राचीन भारत का इतिहास बच्चों आपको कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? इसलिए कठिन लगता है क्योंकि इसमें तिथियों की कमी है और प्राचीन इतिहासकार जो थे उन्होंने तिथियों की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। न तो तिथियों की तरफ उनकी लेखनी गई, न तो उनका ध्यान गया। जैसे रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का वर्णन किया। ये लिखा राम वन को गए, लेकिन यह नहीं लिखा राम किस सन में वन को गए, किस तारीख को वन में गए। राम ने रावण को मारा, लेकिन किस तारीख को मारा, किस सन में मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल घटनाओं का जिक्र करते चले गए। ऐसे महाभारत में भी है, वहां पे कहीं कोई सन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सन विहीन है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें सन कुछ है, कुछ इतिहासकारों ने सन दिया, लेकिन उसमें भी मतभेद है। फिर भी कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कोई भी ऐतिहासिक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण हमें मिल गए हैं जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी कर पाते हैं। उसी के माध्यम से हम आपको आपके विषय पर ले सकते हैं कि जैसे कल आपको पहले चैप्टर के बारे में हमने बताया, तो पहला पाठ आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ईंटें, मलके और अस्थियां। यही हम आपको बता रहे थे। तो हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो उसमें ईंटें, मलके और अस्थियां मिली। मलके हमने आपको बताया था, जो आपने कभी सुना नहीं। मनके शब्द, मनके का कई अर्थ है। मरते समय, मृत्यु के समय आदमी के गर्दन की नस टेढ़ी हो जाती है और उसी अवस्था में रह जाती है, उस नस का नाम है मनके। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मनके से तात्पर्य कुछ और है, जैसे कांसे का, सोने का, कांचली मिट्टी का और पक्की मिट्टी का, ऐसे भी बहुत सी ऐसी चीजों का ये मनका ये लोग बनाते थे। हड़प्पा की खुदाई में ये मनका बनाने का भट्टियां और कारखाने भी प्राप्त हुए, हमें मिला है। हड़प्पा से मनके का एक बहुत बढ़िया सुंदर हार भी मिला है। तो ये हड़प्पा सभ्यता, पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो आपको हम बताएंगे, इसे भूलना नहीं, क्योंकि हड़प्पा के विषय में हम आपको बताएं तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, हम आपको बताएंगे कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा की खुदाई से
दो नगर प्रकाश में आए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, कल भी हम इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, लेकिन इसकी उत्खनन कराने में माधवस्वरूप वत्स का भी हाथ है। तो माधवस्वरूप वत्स भी इसमें शामिल है और दयाराम साहनी भी है। अभी आपको इतिहास की परिभाषा और इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, ये है जिसमें तीनों से मिलाकर कक्षा 12 में एक शार्ट रूप में, सारांश रूप में आपकी किताब में दे दिया गया है, जिससे आपको पढ़ना है। आपकी किताब में एक सार है इन तीनों का। प्राचीन भारत के इतिहास से भी कुछ अंश है और मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी कुछ शॉर्ट अंश है और आधुनिक भारत के इतिहास से भी, जैसे पीछे के चैप्टर्स में भी आप पाएंगे। तो इस तरह आपको अध्ययन करना है। पहले आप जो हड़प्पा सभ्यता को हम बता रहे थे, ये प्राचीन भारत का इतिहास है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में कहते हैं कि हड़प्पा की खुदाई से दो प्राचीन नगर सामने है, प्रकाश में है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कल अभी हम आपको बता रहे थे कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। बच्चों, ये आपको इतना तो याद होना चाहिए कि जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ स्थित है, उसको किसने खोज, उसकी खोज किसने की, उसकी खुदाई किसने कराई, फिर आप देखेंगे उसमें क्या मिला। बहुत सारी चीजें मिली उसने मुहरे, औजार, बर्तन, खिलौने, मृदभांड। मृदभांड से क्या मतलब होता है? मृदभांड ये भी हड़प्पा सभ्यता में मिला था। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बहुत सारे ऐसे बर्तन भी वहां पे मिले थे, इन्हीं को मृदभांड कहते हैं। मुहरे मिले थे। तो मुहरों पर, ये मुहरे सिंधु घाटी के मुहरों के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी के मुहरों के बारे में। तो सिंधु घाटी की जो मुहरे हैं ये कैसे थी? सिंधु घाटी में प्राप्त मुहरे पक्की मिट्टी की, कांसे की, सैलखड़ी की होती थी। आपको सैलखड़ी जो आप सुने तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये सैलखड़ी क्या हो। सैलखड़ी से क्या मतलब है? सैलखड़ी का शब्द का प्रयोग इस हड़प्पा सभ्यता के पाठ में बार बार आया है। सैलखड़ी का मतलब होता है मुलायम पत्थर, जिस पर बहुत अच्छे से चित्रकारी की जा सकती है। ऐसे सैलखड़ी के, पक्की मिट्टी के, कांसे के, इस तरह से यहाँ पे जो मोहरे मिली हैं, ये मोहरे चक्राकार, ये मोहरे चक्राकार, बेलनाकार, और वर्गाकार, कहते हैं ढोलाकार भी है। तो इस तरह से यहाँ पर मोहरे मिली है। इन मोहरों पर पशु, मनुष्य और वृक्ष की आकृतियां दिखाई देती हैं और इन मोहरों पर जो लिखावट है सैंधव सभ्यता, इस सिंधु सभ्यता को ही हम सैंधव सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? कल अभी हमने आपको बताया कि
तो ये हमारे जो हड़प्पा में हमें प्राप्त हुई, इसमें इन मोहरों के कुछ अंतर है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका। सैंथो लिपि क्या है? सैंथो लिपि ये सैंथो लिपि जो होती है, ये उसकी लिखावट की लिपि कैसी है? ये सैंथो लिपि, ये लोग, हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग दाएं से बाएं लिखते थे। इन लोगों की लिखावट दाहिने से बाएं थी और दाएं से बाएं ही लिखते थे, लेकिन इनकी लिखावट को आज तक अथक प्रयास के बावजूद कोई पढ़ नहीं पाया। तो इस तरह यहाँ पर मोहरों के बारे में आपने देखा। इसके बाद समाधान के बारे में आपको बताया था। यही सब हड़प्पा सभ्यता में आपको याद रखने की चीजें हैं। इसी से बीच से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप अगर हमारे पास यहाँ पे क्लास लेते तो हम तो आपको प्रश्न उत्तर ही लिखा देते, लेकिन प्रश्न उत्तर लिखाने में हम लोग यहाँ पर नहीं लिखा पा रहे हैं। आपको पूरी पाठ समझा दिए जा रहे हैं, घर पे पढ़िए, तैयार करिए। कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे समाधान के बारे में आपको बता दें, ये लोग 103 प्रकार से विसर्जन करते थे। कोई खुले में छोड़ देता था, कोई खुले में जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देता था कि जानवरों का आहार हो जाए। बची हड्डियों को की समाधि यानी अंदर दफन कर देता था। वैसे वहां पे कोई इस हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर या समाधि मिली नहीं है। एक तरह से समाधि बनाना यानी जमीन के अंदर ये लोग अपना दफन करके ऐसे बना देते थे। तो खुले में लाश को छोड़ देते थे। कुछ लोग जलाना पसंद करते थे, कुछ लोग गाड़ देते थे कब्र में। यहाँ 3 कक्ष वाले कब्र भी पाए गए। इस तरह समाधान के बारे में भी आप देख रहे हैं वहां भी। फिर हमने आपको बताया यहाँ पे इनके जीवन निर्वाह के तरीके कैसे, जीवन निर्वाह करने के जो तरीके हैं वही सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हैं। इनके जीवन निर्वाह करने के तरीके में हम आपको बताए थे सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के अंदर भोजन इनका कैसा था, जैसे वैसे ही समझाए थे कि शाकाहारी मांसाहारी होने थे, कंदमूल फल खाते थे, नारियल, ये गेहूं, जौ, दाल, तिल, इन सब का प्रयोग करते थे। दूध खाते थे, मांस मछली का भी प्रयोग करते थे। इनके वस्त्र कैसे थे, सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सब आपको बताएं। ये यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे, दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। खुदाई से बहुत सारी चीजें मिली हैं, उसमें 2 पार्ट वाले पत्थर भी मिले हैं, जिससे सिलबट्टे भी मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि लोग अनाज के दानों को पीस कर आटा बना के भी खाते थे। और इसके बाद सामाजिक जीवन के अंदर ही मनोरंजन के साधन, शतरंज खेलना और ये क्या क्या होता है, पशु पक्षियों की लड़ाई देखना, इस तरह से इनके मनोरंजन के कुछ साधन थे। बच्चे खिलौनों से भी खेलते थे। समाधान भी इन्हीं सामाजिक जीवन के अंदर आ जाएगा। फिर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आर्थिक जीवन से तात्पर्य उनका कृषि, पशुपालन, तमाम छोटे छोटे उद्योग धंधे। धार्मिक जीवन ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। धार्मिक जीवन में पशुपति शिव की पूजा करते थे। खुदाई में एक देवी की भी मूर्ति मिली है हड़प्पा में, और स्त्री
पुरुष की भी मूर्ति मिली है। तो यहाँ पे कहते हैं ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, नाग, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पीपल का भी पूजा करते थे। पीपल की पूजा करना ये बड़ा पवित्र मानते थे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मौजूदों के बारे में भी हम आपको कल बताए थे। जैसे यहाँ है हड़प्पा की खोज, यहाँ आपको ये सब पता होना चाहिए कि हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा कहाँ है, तब आप उसके बारे में जानेंगे। उसकी विस्तृत कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे ही मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने तो की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसका कुछ और अर्थ नहीं होता है। और यहाँ पर तमाम टीले पाए गए। नगर नियोजन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो सिंधु घाटी के नगर नियोजन के बारे में भी आपको, नगर नियोजन के बारे में हम बताए आपको कि वहाँ भवनों की व्यवस्था, कच्ची पक्की भवनों के अवशेष मिले, सड़कों की व्यवस्था अच्छी थी, नालियों की व्यवस्था थी, जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था थी, सड़कें चौड़ी थी, सड़कें काटती थी और उनके पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में अच्छी तरह जान गए हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हड़प्पा की खुदाई से हमें, जैसे मोहनजोदड़ो में हम आपको कल बताए थे कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ विशाल स्नानागार भी मिला था, अन्नागार मिला था। नगर योजना के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन में भी आपसे पूछता है, तो उसके अंदर आप भवन व्यवस्था, मकान व्यवस्था और सड़क व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, अन्नागार, स्नानागार, इन सभी के बारे में नगर नियोजन के जब पूछता है तो आपको उसमें देंगे। तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई तो उस खुदाई में तमाम ऐसी विरासत की चीजें भी पाई गई थी। वहाँ सुई, कटुए, ऐसी चीजें मिली थी, जिससे 2 पाट के पत्थर मिले थे, जो सिलबट्टे मिले थे। उसे लगता था कि ये लोग अनाज के दानों को पीस कर खाते थे। और ये सिंधु सभ्यता का बाद में अंत हो गया। कैसे हो गया ये इतिहासकारों में अभी विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुछ निष्कर्ष निकाले और उन लोगों ने हमें कुछ बताया कि कैसे सिंधु घाटी का अंत हुआ। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया, इतिहासकारों ने बताया कि सिंधु घाटी के विनाश के बहुत सारे कारण थे। सिंधु घाटी के विनाश के कारण आपको बताना है। सिंधु सभ्यता का अंत देखिए, जब आप किताब पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे, जैसे रंगपुर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रंगपुर, चन्नूगढ़ ये सब है। तो रंगपुर में के लोग चावल का प्रयोग करते थे। वहां पे कहते हैं कि ये रंगपुर के लोग कपास का भी उत्पादन करते थे, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र के अवशेष मिले, सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे लोग। तो सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में भी जानना है। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे, तो इतिहास
इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पे इतिहासकारों के मध्य से कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं तो कोई कुछ कहता है। अब तिथियों को लेकर देखिए कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जहाँ तिथियों की बहुत कमी है, कुछ तिथियां जो हमें प्राप्त हुई हैं उसमें भी मतभेद है, लेकिन कुछ प्रमाण हमें ऐसे मिले हैं उसके आधार पर हम तिथियों का आकलन कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का अंत हम देखिए